हम लोगों ने पिछले वीडियो में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में ये जानने की कोशिश की कि आखिर वो क्या परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म और इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो उस विषय को समझने के बाद हमने ये देखने का प्रयास किया कि क्या मोटा मोटी तौर पर क्या चेंजेस किए गए थे। तो उसको हमने दो भागों में बांटा था, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो लॉन्ग टर्म मेजर्स थे और स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म जो शॉर्ट टर्म मेजर्स थे। शॉर्ट टर्म मेजर का मतलब ये हुआ कि तात्कालिक रूप से जो भुगतान संतुलन की स्थिति थी उसको ठीक करना एक मकसद था उनका। दूसरा जो घाटे की स्थिति थी यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग जो चल रहा था उसको भी थोड़ा कम करना उनका मकसद था। दूसरा पहलू इसके ये था कि स्ट्रक्चरल रिफॉर्म करना था तो लॉन्ग टर्म मेजर्स लेने पड़ते थे। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स के लिए देखिए तीन बड़े कदम उठाए गए। नंबर 1 प्राइवेटाइजेशन, नंबर 2 लिबरलाइजेशन और नंबर 3 ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। अब इसके वीडियो के अंदर जाने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से करूंगा कि आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इसको पूरी तरह से पूरा देखने का प्रयास कीजिए, जिससे कि इस विषय के अंतर्गत जो भी खोज परख चीजें आपके सामने लाई जा रही हैं आप उसे अच्छी तरह समझ सकें और अपनी परीक्षाओं में उसका उपयोग कर सकें। साथ ही साथ इसका पहला पार्ट या इसके बाद आने वाले पार्ट्स के बारे में भी आपको लिंक उपलब्ध करा दिया जाता है, तो आप उस पर भी जा सकते हैं और सब्सक्राइब कर लेने से ये समस्या भी आपकी कम हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले लिबरलाइजेशन के ऊपर। लिबरलाइजेशन का मतलब ये है कि जो अर्थव्यवस्था थी उसको लिबरल करना था। क्यों? क्योंकि जो इससे पहले की जो स्थिति थी वो थी लाइसेंस था, लाइसेंस राज था, परमिट राज था, बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन थे, टैरिफ बहुत ज्यादा था, तो इंपोर्ट करना मुश्किल होता था, एक्सपोर्ट करना मुश्किल होता था, विदेशी कंपनियों को देश में प्रवेश नहीं मिल पाता था आसानी से। जो बहुत सारे सेक्टर्स ऐसे थे जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व होते थे, वो उसमें प्राइवेट सेक्टर अपनी कंपनियां नहीं खोल सकती थी। तो बहुत सारे जो है प्रतिबंध थे, रेस्ट्रिक्शंस थे, पब्लिक सेक्टर के बहुत सारे जो वर्क थे वो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हुआ करते थे। तो वहां पर हमको ये सब चेंजेस करने की जरूरत पड़ी। अब जैसे मैंने कुछ समस्याएं बताई, देखिए उन्हीं समस्याओं को हल करने के लिए चीजें लाई गई हैं। जैसे जब प्राइवेटाइजेशन की बात करेंगे तो हम ये चर्चा करेंगे तो जो पब्लिक सेक्टर थे क्या उनको प्राइवेटाइज किया गया, या फिर जो पब्लिक सेक्टर के लिए जो क्षेत्र रिजर्व थे, एरियाज रिजर्व थे, उन एरियाज में प्राइवेट सेक्टर्स को एंट्री दी गई। तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्राइवेटाइजेशन। इसको डिटेल में देखेंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या हुआ कि जो नीतियां थी, जो पॉलिसीज थी, जिसको हमने पिछले वीडियो में आपको आता कि लिबरलाइन पॉलिसी, यानी कि एक ऐसी पॉलिसी जो बहुत ही ज्यादा पेचीदी थी। तो उस पेचीदा पॉलिसी को कम करने के लिए क्या करना था? लिबरल बनाना था पॉलिसीज को। पॉलिसीज वेयर मेड टू बी लिबरल। तो लिबरल बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स उठाए गए वो भी आपको यहां बताया जा रहा है। इसके अलावा ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि टैरिफ रेट्स बहुत ज्यादा थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत दिक्कत आती थी, फॉरेन एक्सचेंज के जो हमारे देश में जो फॉरेन एक्सचेंज की जो आवक होती थी वो कम और खर्च हमें ज्यादा करना पड़ता था। तो फॉरेन एक्सचेंज के क्षेत्र में बहुत ज्यादा जो है डेफिसिट हुआ करता था। तो इसके लिए जो है जो व्यवस्था की गई वो थी ग्लोबलाइजेशन की। अब इसको थोड़ा विस्तृत रूप से देखते हैं कि देखिए लिबरलाइजेशन जब किया गया तो क्या क्या उसके अंतर्गत किया गया। तो फ्री डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय द कॉमर्शियल बैंक्स, यानी जितने भी वाणिज्यिक बैंक थे उनको कहा गया कि भाई देखिए आप गवर्नमेंट जो है वो आपको ये बताती थी पहले कि आप इंटरेस्ट रेट इतना तय कीजिए, हमारे देश की जनता को इतने ही इंटरेस्ट रेट पर, इतने ही ब्याज दर पर आप कर्ज दीजिए। और उसके कारण क्या होता था? ब्याज दर कई बार बहुत ज्यादा हो जाता था और कई बार जो होता था वो तर्कसंगत नहीं होता था। तो लिबरल नहीं थी पॉलिसी और इसके कारण बैंकिंग सेक्टर में जो ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं हो पाती थी। तो बैंकों को छूट दी गई कि आप मार्केट की परिस्थिति, बाजार की परिस्थिति के अनुरूप अपने ब्याज दरों को एडजस्ट कीजिए। एडजस्टमेंट ऑफ द इंटरेस्ट रेट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कल्चर। इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लिमिट फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जो छोटे छोटे उद्योग थे उन उद्योगों के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट बढ़ा दी गई। मतलब पहले छोटे उद्योगों में बहुत कम पूंजी लगा करके उद्योग लगाना होता था
और उसके कारण से क्या होते थे कि बहुत सारे ऐसे उद्योग जिनमें कैपिटल की ज्यादा जरूरत होती थी, उनको लगाने के लिए जो है बड़े इंडस्ट्री लगाने होते थे, और बड़े इंडस्ट्री लगाने के लिए नियम कानून ज्यादा पालन होते थे। 80, जैसे कि हमने बताया भी था आपको, 80 तरह के परमिशंस, 80 तरह की एजेंसी से परमिशन लेने की जरूरत होती थी बड़े उद्योग लगाने के लिए, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की जो लिमिट थी वो बहुत कम थी। तो यहां पर भी रिफॉर्म किया कि अगर आपको छोटा उद्योग लगाना है तो भी आपको अधिक पूंजी मिल सकती है, और छोटे उद्योगों में ही कुछ बड़ा काम भी किया जा सकता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए इन्वेस्टमेंट लिमिट को बढ़ा दिया गया। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, आपको जो है पहले क्या होता था, जैसे हमने बताया आपको कि इंपोर्ट करना, हर चीज आप इंपोर्ट भी नहीं कर सकते, आपको अपने देश में बनी हुई चीज को इस्तेमाल करना है। इंपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल और बहुत भारी इसलिए होता था कि उसके ऊपर जो है ड्यूटीज बहुत लग जाता था, महंगा हो जाता था, तो नहीं कर पाते थे लोग। तो उन्होंने बनाया, बोला कि भाई हम लिबरलाइज कर रहे हैं आपको, आप कैपिटल गुड्स मंगा सकते। कैपिटल गुड्स मतलब क्या हुआ, ऐसी वस्तुओं को भी आप मंगा सकते हैं जो कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाना है, और इंडस्ट्री के लिए आपको ऐसी चीजों की जरूरत है जो आपको अपने देश में बनाना बहुत महंगा पड़ता है, आप बुला लीजिए दूसरे देश से। या ऐसा कोई फर्म आपको लगाना है, ऐसी कोई फैक्ट्री लगानी है जिसके लिए आपको टेक्नोलॉजी मंगाना है, और विदेश में वो टेक्नोलॉजी सस्ती है, आप मंगा लीजिए, मना ही नहीं है। या आपके पास कोई टेक्नोलॉजी है, आप दूसरे देश को भी भेजना चाहते हैं, आप भेज दीजिए, आप उससे फॉरेन करेंसी कमा लीजिए। तो लिबरल कर दिया, पॉलिसी जो है वो लिबरल हो गई, उदार हो गई, हिंदी में कहते हैं उदार, यानी सरकार ने अपनी नीतियों में उदारता बरती, यानी लिबरल हो गई। ठीक है। फिर फ्रीडम ऑफ एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्रीज। फिर एक चीज, पहले क्या होता था 1991 की नई नीति से पहले, अगर आपकी कोई इंडस्ट्री है, आपको इंडस्ट्री के मालिक है, आपको उसको एक्सपैंड करना है, सरकार से परमिशन लीजिए, गवर्नमेंट से परमिशन लीजिए। या आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, यू हैव टू इंक्रीज द प्रोडक्शन, सरकार से पूछिए कि भैया हमको और प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप हमको परमिट कीजिए, बड़ा कठिन होता था। अब इन्होंने, सरकार ने बोला भाई आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, कितना बढ़ाना है, अब मार्केट की परिस्थिति के हिसाब से आप सोचिए, सरकार आपको मना नहीं करेगी। और साथ ही साथ अगर आपकी इंडस्ट्री बढ़ रही है, आपको लाभ हो रहा है, आप अपनी इंडस्ट्री दूसरी जगह भी लगाइए, और जगहों पर लगाइए, हमें मना नहीं है, हम नहीं आपको रोकेंगे। लिबरल हो गई सरकार इस मामले में भी। तो ये सब जो पॉलिसीज आई। फिर देखिए एमआरटीपी एक एक्ट हुआ करता था 1969 का, 1969 एमआरटीपी एक्ट, मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1969 में था पहले पुराना, इसको चेंज किया सरकार ने, बोला 1991 मोनोपोलिस्टिक रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट 1991। मतलब इस एक्ट के तहत द्वारा जो एमआरटीपी 1969 था, जो कि बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव था, जो कि उद्योगों को जो है मोनोपोली को रोकने का पब्लिक सेक्टर पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाता था। मतलब पब्लिक सेक्टर किसी भी क्षेत्र में जो है मोनोपोली स्टैब्लिश कर लेते थे, और जो निजी सेक्टर होते थे उनके लिए जो है बहुत सारे नियम कानून बने हुए थे एमआरटीपी एक्ट के तहत। तो सरकार ने उसमें भी थोड़ी ढील दे दी कि अब ऐसा नहीं होगा कि एमआरटीपी एक्ट जो है वो पब्लिक सेक्टर जो है वो भी इस दायरे में आएगी, और उनके ऊपर भी इसका इम्पैक्ट आएगा। और मोनोपोली जो है, यानी कि कोई भी कंपनी या उद्योग जो मोनोपोली करेगी तो उसको मोनोपोलिस्टिक नहीं रहने दिया जाएगा, क्योंकि मोनोपोली के कारण क्या होता था कि गुणवत्ता में कमी आती थी और रेट भी हाई हो जाता था। तो ये भी जो कंज्यूमर्स थे या जो सिटीजन्स थे भारत के, उनके हित में इस एक्ट में भी सुधार किया गया। और सबसे बड़ा रिफॉर्म जो बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है वो है रिमूवल ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग में भी बहुत बड़ा चेंज किया गया, जिसको डिटेल में हम यहां देखेंगे, जिसको बोलते हैं डी लाइसेंसिंग। क्या बोलते हैं? डी लाइसेंसिंग, यानी कि जो उद्योगों को लाइसेंस लेने की जो प्रक्रिया थी उसमें भी सुधार किया गया। लेकिन इसके ऊपर जाने से पहले थोड़ा प्राइवेटाइजेशन के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि लिबरलाइजेशन तो आप समझ गए कि लिबरलाइजेशन में क्या
हुआ कि सरकार ने जो उद्योग थे, जो इंडस्ट्रीज थे, चाहे बैंक्स थे, चाहे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थे, चाहे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थे, उन सबको थोड़ी लिबर्टी दे दी, लिबरल लिबर्टी दे दी कि आप अपने उद्योग, व्यापार, वाणिज्य को बाजार के परिस्थितियों के अनुरूप आप उसमें चेंजेस ला सकते हैं। प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, देखिए फिर 2-3 बिंदु यहां याद रखने की जरूरत पड़ेगी। सेल ऑफ शेयर ऑफ पीएसयू, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स थे उसके सेल को, यानी उसको पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के जो शेयर्स थे उसको बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई। मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स सरकार को लग रहा है कि इसके शेयर को बेचे जाने चाहिए तो उनके शेयर बेच सकते हैं। तो ये व्यवस्था की गई। डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ पीएसयू, पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जो सरकार की पूंजी पब्लिक सेक्टर यूनिट सार्वजनिक उपक्रमों में लगी हुई है, सार्वजनिक उपक्रमों में से उन पूंजी को निकालना। यानी अगर कोई पब्लिक सेक्टर भारत सरकार ने एस्टैब्लिश किया है, स्थापित की है, और सरकार को लग रहा है कि इसका 10% शेयर बेचने से हमें ज्यादा कैपिटल मिल सकता है, तो सरकार उसके 10% शेयर को बेच सकती थी, 50% बेच सकती थी, और बाद में तो कुछ सेक्टर्स में 100% तक शेयर बेचे जाने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई। उसके बारे में भी आपको बताएंगे। ये है पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म का हिस्सा। तो ये प्राइवेटाइजेशन के अंतर्गत ये जो 2 बिंदु हैं ये पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में आएंगे, और लिबरलाइजेशन के अंतर्गत ये जो बिंदु है रिमूवल ऑफ द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, इसके बारे में भी अपन डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल चलते हैं मिनिमाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे हमें मिनिमाइज करना है, पब्लिक सेक्टर्स की संख्या को क्या करना होगा, कम करना होगा। यानी ऐसे सेक्टर जो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व हैं उन सेक्टर में भी निजी उपक्रमों को प्रवेश दिया जाए, एंट्री दी जाए, ये भी एक मकसद था। ठीक है, तो पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व इंडस्ट्रीज की संख्या कम कर दी गई, पब्लिक सेक्टर में डिसइन्वेस्टमेंट की पॉलिसी लाई गई, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के शेयर बेचे जाने लगे, और इस तरह से लिबरलाइजेशन भी हो गई, सरकार अपनी नीतियों में लिबरल भी हो गई और प्राइवेटाइजेशन भी ले आई। फिर तीसरा जो पहलू उन्होंने लाया वो प्रॉब्लम कहां थी, टैरिफ को लेके थी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लेके थी, फॉरेन एक्सचेंज को लेकर की थी। क्योंकि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो समस्या की जो जड़ है वो फॉरेन एक्सचेंज में नहीं थी, क्योंकि गल्फ वार के कारण क्या हो गया, जो हमारा कच्चा तेल था, क्रूड ऑयल था, वो महंगा हो गया और उसे खरीदने के लिए हमारे पास पैसा नहीं बचा, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं थी, तो हमको क्या करना पड़ा, एक तो अपना गोल्ड जो है वो बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखना पड़ा, ये हमारे लिए एक शर्मनाक बात हो गई। दूसरा, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से बेल आउट पैकेज लिया गया, तो अमेरिका के साथ हमें जो है उनकी शर्तों को भी मानना पड़ गया कुछ ना कुछ, कि भाई आपको इतना दे रहे हैं तो थोड़ी हमारी बात भी मानिए। अब वो थोड़ी जो बात मानने की प्रक्रिया थी, उस प्रक्रिया में ये ग्लोबलाइजेशन का जो है हमें वरदान जो है मिला, और ये ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी हमने लाई। तो क्या किया इसमें, रिडक्शन इन टैरिफ। हमने बोला भाई ठीक है, अगर कोई दूसरे देश के लोग हमारे देश में व्यापार करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, कोई सामान निर्यात करना चाहते हैं, करें, हम उनके टैरिफ में कमी कर देंगे, है ना। यानी कि जो हमारी जो ड्यूटी है, कस्टम ड्यूटी है या एक्साइज ड्यूटी है या जिस तरह के हमारे उत्पादन से संबंधित ड्यूटी है, हम उसे कम कर देते हैं, टैरिफ में कमी। लॉन्ग टर्म ट्रेड पॉलिसी, यानी ऐसी देशों के साथ ऐसी पॉलिसी बनाई, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौते किए जिससे कि लंबे समय तक व्यापार वाणिज्य जो है, ट्रेड एंड कॉमर्स बेहतर ढंग से किया जा सके। ये भी ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा था। तीसरी चीज ये, द पार्शियल कन्वर्टिलिटी ऑफ इंडियन करेंसी। अब सवाल ये उठा कि अगर विदेशी मुद्रा लोग कमा करके देश में ला रहे हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति विदेश जाता है या कोई कंपनी विदेश में व्यापार करती है और करेंसी ला रही है, तो उसको कन्वर्ट भी करना जरूरी था। तो अगर वो विदेशी मुद्रा ला रहे हैं तो उनको बोला कि भाई ठीक है, आप जो है कन्वर्टिबिलिटी के लिए भी आपको थोड़ी सी हम छूट देते हैं, आप चाहें तो उसको गवर्नमेंट रेट पे आप उसे कन्वर्ट कराएं,
या फिर आप उसे निजी रेट पर यानी प्राइवेट जो रेट है उस पर कन्वर्ट कराएं, तो आपको यहां भी छूट मिल गई। और इसका फायदा ये हुआ कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी होने लगी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी जो विदेशी निवेश है वो भारत में बढ़ने लगा, और शेयर बाजार में जो विदेशी संस्थाएं थी वो भी अपनी पूंजी लगाने लगे। तो देखिए विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो बढ़ने लगा, ये ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा हो गया। एंड इंक्रीज इन इक्विटी लिमिट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था या फॉरेन एक्सचेंज में जो इन्वेस्ट करते थे हमारे देश में, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो होता था वो विभिन्न सेक्टर्स में, तो वो विभिन्न सेक्टर्स में निवेश करने की जो लिमिट थी उस लिमिट को भी बढ़ा दिया गया कि भाई पहले शुरू में तो भाई 26% आप हमारे देश में निवेश करिए, फिर बढ़ा के कुछ सेक्टर्स में 49 कर दिया गया, और कुछ सेक्टर में तो बढ़ा करके 100 तक कर दिया गया। तो बहुत सारे पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में इस तरीके से चेंजेस आए इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी में। तो देखिए क्या क्या चेंजेस हुआ, लिबरलाइजेशन हुआ, सरकार अपनी नीतियों में उदार हो गई, उदार हुई तो इसका फायदा क्या हो गया कि बहुत सारे जो इंडस्ट्रीज थे, जो इंडस्ट्रीज लगाने में दिक्कत आती थी उसमें कमी आई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ गया। प्राइवेटाइजेशन होने से क्या हुआ, जो पब्लिक सेक्टर्स थे जो बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, उनके परफॉर्मेंस को सुधारने के लिए उसको या तो शेयर को बेच दिए गए, उससे कैपिटल मिला, या फिर प्राइवेट इंडस्ट्रीज के कोलैबोरेशन के साथ उन इंडस्ट्री को फिर से रिवाइव किया गया। और ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से विदेशी कंपनियों को भारत में व्यापार करने की, भारत में जो है प्राइवेट सेक्टर्स में या पब्लिक सेक्टर में इन्वेस्ट करने की भी उन्हें छूट मिली। इससे भारत में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया। तो वो जो प्रॉब्लम क्रिएट हुआ था 90 में, उन चीजों को एक उपाय के रूप में ये तीनों चीजें आई। अब यहां पर मैंने जैसा कि आपको बताया था कि देखिए इंडस्ट्रियल सेक्टर में बड़ा चेंज आया। सबसे बड़ा चेंज क्या आया, डी लाइसेंसिंग, यानी कि लाइसेंस लेने की प्रक्रिया ही तो कठिन थी, है ना। 80 तरह के एजेंसी से परमिशन लेनी पड़ती थी, तो बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो इसी कारण चल नहीं पाते थे। फिर कितना प्रोडक्शन करना है, प्रोडक्शन करने के बाद जो चीजों को बेचना है, सेल करना है, उसकी कीमत क्या होगी, ये सब डिसाइडेड सरकार करती थी। तो इंडस्ट्रीज को लिबर्टी नहीं होती थी। तो डी लाइसेंसिंग के द्वारा इस क्षेत्र में बहुत काम किया गया। क्या काम किया गया, तो सबसे पहले देखिए एबॉलिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब यह कर दिया गया कि केवल 18 ऐसे क्षेत्र छोड़े गए, इंडस्ट्रीज छोड़े गए जहां पर लाइसेंस लेने की जरूरत थी। शुरुआत में 18 थे, बाद में ये कम हो जाएंगे, बाद में ये कम होते होते देखिए केवल 5 बचेंगे। तो पहले राउंड में उन्होंने क्या किया कि एबॉलिशमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग ओनली 18 सेक्टर, जैसे कुछ सेक्टर्स में बता देता हूं, जैसे कोल सेक्टर में अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आपको लाइसेंस लेना है, पेट्रोलियम में शुगर, एनिमल फैट, लेदर, वुड, ये सब जो प्रोडक्ट थे इनमें अगर आपको ट्रेड करना, इंडस्ट्री लगानी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ऐसे 18 थे। फिर थोड़ा इंप्रूवमेंट आया, लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट फर्दर रिड्यूस्ड, और कम किया गया, और कुछ इंडस्ट्रीज को कम किया, धीरे धीरे कम करते गए। और फिर आते आते क्या हो गया, जो है केवल 5 इंडस्ट्री बचे जिनके लिए अब लाइसेंस की जरूरत है। अब ये इसलिए ये 5 रखा गया क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट में बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वेलफेयर, भारत जो है एक वेलफेयर स्टेट है, कल्याणकारी राज्य है। यहाँ सब कुछ आप अपनी फ्रीली एकदम नहीं कर सकते, क्योंकि समाज और संस्कृति को भी बचाना ये देश की सरकार का काम है कि हमारी सोसाइटी का और हमारा कल्चर बचा रहे, और साथ ही साथ हमारी जो एक और सुरक्षा भी बना रहे। तो देखिए ये जो 5 सेक्टर हैं ये इसीलिए रिजर्व रखे गए हैं। अल्कोहल, यानी अगर आपको शराब वगैरह बनाना है, अल्कोहल की फैक्ट्री लगानी है ना, यानी शराब बनाना है या ऐसे कोई अल्कोहल गुड्स, तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं, सिगरेट, अगर आपको सिगरेट या ऐसे टोबैको कोई प्रोडक्ट बनाना है, सरकार से परमिशन, क्योंकि ये हार्मफुल हो सकता है, हेल्थ सेक्टर पर इसका निगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, तो परमिशन लेनी पड़ेगी। हैजार्डस केमिकल्स,
कोई ऐसा रसायन आपको बनाना है, ऐसा कोई केमिकल बनाना है जो लोगों के लिए घातक हो सकता है, उससे जान जा सकती है, तो उसको कैसे बनाना है, कितना बनाना है, क्यों बनाना है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जनता के हित में होगा तभी परमिशन मिलेगी। तो हैजार्डस केमिकल्स आप बनाते हैं या कोई इंडस्ट्री लगाते हैं तो गवर्नमेंट परमिशन इज रिक्वायर्ड। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स, अगर आपको एरोनॉटिक्स वाला यानी कि जैसे एरोप्लेन वगैरह रिलेटेड या ऐसे सैटेलाइट से रिलेटेड या ऐसे कोई जो एरोस्पेस से रिलेटेड कोई टेक्नोलॉजी आपको बनाना है, कोई डेवलप करना है या डिफेंस इक्विपमेंट बनाना है, देश की रक्षा का मामला है, तो उसके लिए सरकार को जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि आप क्या डिफेंस इक्विपमेंट बना रहे हैं या कौन सा ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोस्पेस से रिलेटेड काम कर रहे हैं। और इसके बाद एक और चीज आया कि डी लाइसेंसिंग, जो डी लाइसेंसिंग है उसको नो गवर्नमेंट अप्रूवल इज रिक्वायर्ड, यानी डी लाइसेंसिंग तो कर ही दिया और बहुत सारे सेक्टर में आपको गवर्नमेंट के अप्रूवल की जरूरत ही नहीं है, आप जो है इंडस्ट्री लगाइए और सरकार को सूचना दे दीजिए, अगर वो सही है तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो इस तरह से डी लाइसेंसिंग की प्रक्रिया से देखिए क्या किया सरकार ने, यानी कि ये जो पॉलिसी आपको लिबरलाइजेशन के तहत बताया था हमने, इसके तहत जितने भी इंडस्ट्रीज थे उनको लगाने का और उनमें काम करने का, उसमें प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्शन करने के बाद उसकी कॉस्ट निर्धारण का जो सरकार का नियंत्रण था वो हटा लिया और इंडस्ट्रीज को बोला कि आप बाजार की परिस्थितियों, मार्केट की स्थिति के अनुरूप आप ये काम अब कर सकते हैं। केवल 5 सेक्टर्स, अल्कोहल, सिगरेट, हैजार्डस केमिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एरोस्पेस, डिफेंस इक्विपमेंट और इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव वाले जो सेक्टर्स थे, जो विस्फोटक वगैरह बनाने के जो क्षेत्र थे, उन्हें सरकार ने ये कहा कि ऐसे उद्योगों को लगाने से पहले आपको लाइसेंस की जरूरत है। और साथ ही साथ बहुत सारे डी लाइसेंसिंग के जो नॉर्म्स थे उनको जो है लागू कर दिया और उद्योगों को काफी फ्रीडम दे दी गई कि आप उद्योग लगाइए और अपना जो व्यापार है और अपना जो उत्पादन है उसको बढ़ाइए। अब दूसरा पहलू आता है कि ये डी लाइसेंसिंग से तो फायदा हो ही गया इंडस्ट्री को और बहुत से इंडस्ट्री भी लगाने लगे, बहुत सारे उसमें रिफॉर्म भी हुए जिसको हम आगे भी आपको बताएंगे, है ना। इसके तीसरे हिस्से में हम आपको उसके बारे में बताएंगे कि क्या क्या ये डी लाइसेंसिंग के दौरान क्या क्या रूल्स रेगुलेशन में क्या चेंज आए, क्या क्या उसका इंपैक्ट आए, क्योंकि आपका टॉपिक ये है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। तो सिंस से मतलब यही है कि हमने जो रिफॉर्म किए वो 1991 से क्या क्या किए और उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए। तो हम आपको कुछ चेंजेस भी बताएंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट आप अच्छी तरह से समझ जाएं। फिर आते हैं पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में। अब देखिए पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म में भी बहुत सारा काम हुआ। शुरू में तो क्या हुआ कि जो इंडस्ट्रियल रिजर्व थे, पब्लिक सेक्टर जो रिजर्व थे, जो सेक्टर्स, उसको 17 से घटाकर 8 कर दिया। इन बिगनिंग इट रिड्यूस टू 17 to 8, 17 से घटाकर 8 कर दिया गया। ठीक है, ये हो गया। फिर दूसरी चीज ये हो गई, अब ये 8 जो किया गया तो क्या क्या सेक्टर्स में किया गया ये भी आपको बता दें। तो वो भी काफी महत्वपूर्ण सेक्टर्स थे कि भाई देखिए अभी आप एकदम से नया न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई है और बहुत सारे सेक्टर पब्लिक सेक्टर से बाहर कर देंगे और उसमें प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे, तो कई बार क्या होता है देश की रक्षा के लिए ये समस्या न बन जाए। तो कुछ सेक्टर्स को पब्लिक सेक्टर में ही रहने दिया गया। जैसे आर्म्स एंड एम्युनिशन बनाना है, अगर आपको हथियार बनाने का फैक्ट्री लगाना है तो वो पब्लिक सेक्टर ही करेगी, मतलब सरकार द्वारा ही लगाया जाएगा। पब्लिक सेक्टर मतलब जिसमें सरकार की पूंजी लगी हो, यानी द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द गवर्नमेंट, तो वो हो गई जो है पब्लिक सेक्टर। तो एटॉमिक एनर्जी, अगर कोई परमाणु ऊर्जा से संबंधित आपको कोई काम करना हो, एटॉमिक एनर्जी का कोई रिएक्टर लगाना हो, एटॉमिक एनर्जी का कोई आपको फ्यूल जो है वो आपको निकालना हो, तो क्या कर सकते हैं आप, पब्लिक सेक्टर में ही आप लगा सकते हैं ना। इसके अलावा कोयला यानी कोल, लिग्नाइट, मिनरल ऑयल,
माइनिंग ऑफ आयरन ओर, मैग्नीशियम ओर, है ना, कॉपर, लेड, जिंक, ये सब जो सेक्टर थे इनकी माइनिंग को पब्लिक सेक्टर में ही रखा गया, इनको प्राइवेट सेक्टर को नहीं दिया गया। कहा गया कि भाई ये चाहे वो जिंक है, चाहे वो मैग्नीशियम है, चाहे आयरन ओर है, मिनरल ऑयल है, ये सब जो है अभी रिजर्व रहेगा। तो वो जो 8 सेक्टर रिजर्व रखे गए उनमें से ये सब आते थे, लेकिन पब्लिक सेक्टर्स जो थे उनके लिए रिजर्व उद्योगों की संख्या घटकर 17 से कितनी हो गई, 8 हो गई। अब वक्त और भी बदलता गया, तो और वक्त बदला तो उन्होंने 8 को भी कम कर दिया। बोले ये सब जरूरी नहीं है कि कोयला को भी रिजर्व रखा जाए और वो जो आयरन की माइनिंग को भी पब्लिक सेक्टर में रिजर्व रखा, इसको भी ओपन कर दिया उन्होंने। अब केवल 2 सेक्टर को उन्होंने रिजर्व रखा, एक एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवे। एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे, यही 2 सेक्टर अब पब्लिक सेक्टर में रिजर्व है। अब धीरे धीरे तो और भी बदलाव आपको देखने को मिलेगा। एटॉमिक एनर्जी तो चलो ये है कि देश की रक्षा से संबंधित है, इसीलिए इसको इतना ओपन अप नहीं कर पाएंगे, लेकिन रेलवे में आपको बहुत जल्दी ही चेंजेस नजर आएंगे। और आपको हो सकता है कि अब रेलवे स्टेशनों का रख रखाव तो आप देख ही रहे होंगे कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाता है कई जगहों पर, और रेलवे चलाने का काम भी आने वाले समय में प्राइवेट सेक्टर के द्वारा किया जाने लगे। ये संभव है, क्यों? क्योंकि सरकार यहां भी रिड्यूस करना चाहती है पब्लिक सेक्टर को। तो इस तरह से एक बड़ा चेंज इस सेक्टर में भी आया, पब्लिक सेक्टर के फील्ड में। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर के क्षेत्र में जो सबसे विवादित और जो सबसे ज्यादा चर्चा में जो विषय रहा वो ये रहा कि सरकार अपनी शेयर होल्डिंग को, यानी सरकार की जो शेयर होल्डिंग थी उसको धीरे धीरे कम करती जा रही है। शेयर होल्डिंग कम करने का मतलब क्या हुआ? वही 2 चीजें जो मैंने आपको जिक्र किया था यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के दौरान। क्या 2 चीजें थी? एक तो सरकार ऐसी पब्लिक सेक्टर से अपने शेयर बेचने लगी, और दूसरा उसको डिसइन्वेस्ट करके, यानी अपनिवेश करके, इन्वेस्ट करके कैपिटल कलेक्ट करने लगी, यानी पूंजी इकट्ठा करने लगी। इसका भारी विरोध हुआ। जितने भी पब्लिक सेक्टर्स थे वहां जो ट्रेड यूनियंस हुआ करती थी, या कई बार ट्रेड यूनियन के साथ साथ पब्लिक ने भी देखा कि भाई ये तो हमारे देश की धरोहर है, एसेट है, इसको ऐसे प्राइवेटाइज नहीं किया जाना चाहिए, तो सरकार को भारी विरोध का भी सामना करना पड़ा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया उस समय जो वित्त मंत्री मनमोहन सिंह जी ने पहले ही बोल दिया था कि भाई अब हमारे पास ऐसा कोई रास्ता बचा नहीं कि हम इन सब चीजों को रोक सकें। तो वो एक मजबूरी भी थी, और वो धीरे धीरे रास्ता चूंकि खुल चुका था तो वो उस रास्ते में बढ़ना जरूरी हो गया था। तो इसीलिए कुछ पब्लिक सेक्टर को शुरुआत में उन्होंने जो है पब्लिक सेक्टर्स को थोड़ा उसके शेयर्स को बेचे, या कुछ ऐसे पब्लिक, शुरुआत में ये हुआ कि जो घाटे में जो पब्लिक सेक्टर्स चल रहे थे, ऐसे सार्वजनिक उपक्रम जो बहुत ज्यादा घाटे में थे, उनको जो है उनके शेयर बेचे गए, उनको जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से, एक रणनीतिक तरीके से उनको बेच करके और उससे कैपिटल निकालने की कोशिश की। लेकिन ये क्रम बाद में भी जारी रहा, और अभी तक ये प्रोसेस जारी है कि बहुत सारे पब्लिक सेक्टर्स के शेयर बेचे जा रहे हैं, बहुत सारे भी बेचे भी गए हैं, और कुछ पब्लिक सेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनमें 100% तक, अप टू 100% जो है शेयर बेचे जा चुके हैं। तो बहुत सारे ऐसे आप पढ़ते होंगे, जैसे टूरिज्म के सेक्टर में देखिए 100% तक शेयर जो है, जो टूरिज्म इंडस्ट्री थी उसमें 100% तक जो है विदेशी कंपनी जो है वो विदेशी निवेश कर सकती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, जैसे इंश्योरेंस सेक्टर देखिए, बीमा क्षेत्र जो केवल LIC हुआ करता था पहले, अब उसमें भी देखिए 49% तक फॉरेन, मतलब जो निजी बीमा कंपनियां हैं, प्राइवेट बीमा कंपनियां, LIC तो अभी फुल्ली पब्लिक सेक्टर है, लेकिन इंश्योरेंस सेक्टर में, यानी बीमा क्षेत्र में, इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी विदेशी कंपनी 49% तक, 49% तक अपना कैपिटल लगा के और भारत की किसी कंपनी के साथ मिल करके वो उद्योग लगा सकती है। तो देखिए इंश्योरेंस सेक्टर जो पूरी तरह से पब्लिक सेक्टर में था वो कहां चला गया? अब प्राइवेटाइजेशन हो गया, और उनकी पूंजी को भी, यानी कि उस क्षेत्र में भी काफी सारा कैपिटल आया इंश्योरेंस सेक्टर में। यही चीज बैंकिंग सेक्टर में भी हुआ, और भी एल्युमिनियम सेक्टर में, स्टील सेक्टर में, ऐसे कई सेक्टर्स में ये जो तरीका है अपनाया गया, और इस तरीके से
काफी अर्थव्यवस्था में काफी जो है फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन करेंसी की आवक भी हुई। तो फॉरेन मुद्रा भंडार यानी विदेशी मुद्रा भंडार में काफी इससे बढ़ोतरी हुई। इसके बाद एक और स्टेप उठाया गया पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म के अलावा, एक तीसरा स्टेप इसमें ये उठाया गया कि जो ओपनिंग टू द फॉरेन फर्म्स, ये ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा है। अभी तक देखिए दो चीजें हमने देखी, लिबरलाइजेशन का हिस्सा था डी लाइसेंसिंग, और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म जो है वो प्राइवेटाइजेशन का हिस्सा था। अब ग्लोबलाइजेशन का एक बड़ा हिस्सा है ओपनिंग अप टू फॉरेन फर्म्स। ओपनिंग अप टू फॉरेन फर्म्स का मतलब क्या हुआ कि हम अपनी अर्थव्यवस्था को या हम अपने सेक्टर्स को, अलग अलग सेक्टर्स, चाहे वो बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे वो स्टील सेक्टर हो, चाहे एल्युमिनियम सेक्टर हो, इन सेक्टर्स को धीरे धीरे किसके लिए खोलने लग गए? विदेशी कंपनियों के लिए, विदेशी क्षेत्र के लिए। तो ये भी एक बड़ा चेंज आया। तो तीन इसमें जो है, इसमें भी चार चीजों को आप ध्यान रख सकते हैं। पहला, FDI वाज अलाउड अप टू 51% अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर हाई टेक्नोलॉजी फर्म। ऐसे फर्म्स जिसमें ज्यादा टेक्नोलॉजी यानी हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत होती थी, उसमें 51% तक, 51% तक जो है वो अलाउ कर दिया गया शेयर। फॉरेन कंपनीज जो है वो 51% तक निवेश कर सकती थी। दूसरी बात, FDI was allowed in capital goods and metallurgical, electronics and food processing industries। अब ये सब जो चीजें थी ये पहले रिजर्व हुआ करती थी, इसको भी चेंज किया इन्होंने। क्या चेंज किया कि FDI allowed in capital goods and metallurgic and electronics and food processing industry। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी विदेशी कंपनी आके लगा सकते हैं। जो मेटलर्जिक जो प्रोडक्ट हैं वो भी विदेशी कंपनियां उसमें भी उद्योग लगा सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरा स्टेप इसमें उठाया गया, ये देखिए, FDI is allowed up to % in large number of industries under automatic route। ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या होता है कि दो तरीके से पहले इस तरीके से FDI किया जाता था, एक ऑटोमेटिक रूट और दूसरा अप्रूवल रूट। तो ऑटोमेटिक रूट में क्या होता था, RBI से परमिशन लो, गवर्नमेंट से परमिशन लो। लेकिन अब ऑटोमेटिक रूट में अगर आपको परमिशन मिल गई कि ऑटोमेटिक रूट से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको न तो RBI के परमिशन की जरूरत है और न ही गवर्नमेंट के परमिशन की जरूरत है। जब आप इंडस्ट्री लगा लेते हैं उसके बाद आप 30 डेज के बिहाइंड यानी 30 दिनों के अंदर RBI को इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये इंडस्ट्री हमने लगाई है, हमारा ये प्रोडक्शन होने वाला है। तो फॉरेन कंपनीज को इससे काफी राहत मिली निवेश में, इन्वेस्टमेंट में। ऑटोमेटिक रूट में जो है निवेश करने में काफी सहूलियत हुई। क्यों? क्योंकि उससे सरकारी नियंत्रण कम हो गया और बहुत सारे जो उनको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते थे उसमें भी कमी आई। तो जो विदेशों की कंपनियां थी वो डिफरेंट सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने लगी। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में। और इसके अलावा धीरे धीरे ये हो गया कि 2016 तक तो जाते जाते FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, FIPB से जो परमिशन लेना पड़ता था उसको भी सरकार ने कम कर दिया, FIPB को भी, कि आपको वो भी जो एक समस्या है कि आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड FIPB से परमिशन लेनी पड़ती है, हम उसको भी कम कर देते हैं। तो ऑटोमेटिक रूट से आप इन्वेस्ट करते हैं तो भी आपको बहुत ज्यादा रूल्स रेगुलेशन को ऐसे फॉलो करने की और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। FIPB की जो निगरानी थी उसको भी सरकार ने कम कर दिया। इससे क्या फायदा हुआ कि भारत में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट डिफरेंट सेक्टर्स में बढ़े, बहुत सारे सेक्टर्स में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बढ़ गया और धीरे धीरे उसमें लार्ज चेंजेस भी किए गए, बहुत सारे क्षेत्रों में बदलाव भी किए गए, बढ़ाया गया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। जैसे बैंकिंग क्षेत्र है तो बैंकिंग क्षेत्र में जो निजी बैंकिंग क्षेत्र है उसमें 74% तक और जो है उसमें इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की छूट दे दी गई। फिर नॉन बैंकिंग, अगर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी है तो उसमें 100% तक छूट दे दी गई। ठीक इसी तरह से पेट्रोलियम रिफाइनिंग में आपको जाना है तो उसमें भी शुरुआत में 49% तक और बाद में और इंप्रूवमेंट किया गया। मेडिसिन इंडस्ट्री, फार्मेसी इंडस्ट्री है, 100% तक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की छूट दे दी गई।
जैसे कोयला को पहले आपने देखा कि भाई पब्लिक सेक्टर में रिजर्व रखा था, बाद में उसको बाहर कर दिया पब्लिक सेक्टर से। 100% तक एफडीआई यानी कि कोयला खनन में अगर कोई विदेशी कंपनी जाना चाहती है, 100% अपनी पूंजी लगा के आप कोल प्रोड्यूस कीजिए और बेचिए, कोई मना नहीं है। पावर सेक्टर्स में भी, पावर सेक्टर्स में अगर आप कोई बिजली का उद्योग लगाना चाहते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल उद्योग लगाना चाहते हैं, बिजली पैदा करना चाहते हैं, आप कीजिए, 100% तक छूट दी गई। अब ये जो सेक्टर्स थे इसमें किसी में 51, किसी में 49, किसी में 100% तक छूट दे दी गई। तो इससे ये हुआ कि विदेशी कंपनी जहां पर उनको 49% या 74% तक छूट दी गई, वो अपनी पूंजी लगा करके भारत में उद्योग शुरू किए, और जिसमें 100% तक छूट थी उन्होंने अपनी पूरी पूंजी लगाई और भारत में उद्योग शुरू किए। इन सबका बेनिफिट इंडियन इंडस्ट्रीज को, इंडियन इंडस्ट्रीज को, और भारत में जो है कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा बढ़ेगा, क्योंकि एक ही सेक्टर में कई इंडस्ट्री, जो हमारे देश की कंपनियां थी वो भी काम करने लगी, जो विदेशी कंपनियां थी वो भी काम करने लगी। आपके पास बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज हैं, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, आप देखिए कितनी सारी गाड़ियां आ गई, कितनी सारी कारें आ गई, और जब 1991 से पहले जाएंगे तो वही 1-2 कारें कंपनियां हुआ करती थी। आज आप किसी भी कंपनी की कार खरीदिए, Hyundai खरीदिए, सुजुकी, मारुति सुजुकी खरीदिए, है ना, टोयोटा का खरीदिए, ये सब दूसरे देशों की कंपनियां धीरे धीरे स्टैब्लिश हुई, है ना। आप जो है कॉटन इंडस्ट्री में जाइए, अलग अलग ब्रांड के कपड़े खरीद सकते हैं। आप टेलीविजन चैनल्स में देखिए, एक चैनल हुआ करता था दूरदर्शन, आज आपके पास सैकड़ों चैनल्स हैं। तो ये सब जो चेंजेस आए इंडस्ट्री में, इंडियन इकोनॉमी में, वो सब इन्हीं सब चीजों का प्रभाव था। तो डी लाइसेंसिंग भी हुई और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म भी हो गया और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा भी मिल गया। और क्या होता है, और एक चेंजेस आया, ओपनिंग टू द फॉरेन फॉर्म्स, ये भी आपने देख लिया। इनके अलावा एक्सेप्टिंग दीज और भी कुछ चेंजेस किए गए। जैसे देखिए, अब आपको कहीं इंडस्ट्री लगाना है तो पहले बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते थे कि चूंकि आपका इंडस्ट्री जो है थोड़ा हैजार्डस है तो शहर से इतना 50 किलोमीटर दूर लगाइए, सुनसान जगह पर लगाइए, उसके लिए ये नॉर्म्स, जो इंडस्ट्रियल नॉर्म्स, उसको फॉलो करिए, और वो इतने जटिल होते थे कि इंडस्ट्री लगाना कठिन होता था। तो उसमें भी चेंजेस आए। क्या चेंजेस किए? इंडस्ट्रियल लोकेशन पॉलिसी वाज लिबरलाइज्ड। इंडस्ट्रियल लोकेशन यानी कोई इंडस्ट्री आपको कहीं लगाना है तो उसको लोकेशन की जो पॉलिसी थी उसको लिबरलाइज कर दिया, थोड़ी उसमें कमी कर दी, बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोविजंस में थोड़े चेंजेस किए। हाँ, सुरक्षा मापदंड भी बढ़ाए गए क्योंकि टेक्नोलॉजी तो अपग्रेड हो ही रही थी, तो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के साथ साथ सुरक्षा, जो सिक्योरिटी मेजर्स थे वो भी इंप्रूव किए गए, लेकिन लोकेशन जो था उसमें भी थोड़ी इंप्रूवमेंट की गई और उनको छूट दी गई कि भाई आप अगर शहर के आसपास कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं तो ये मापदंड का पालन कीजिए और लगाइए। तो इससे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में थोड़ी बेहतर उनको सुविधाएं मिली और उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी। दूसरी चीज जो एक और चेंज इसमें आया वो ये था कि एबॉलिशमेंट ऑफ द फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम का मतलब भी समझना जरूरी है। इसका मतलब क्या होता था कि कोई भी चीज अगर आपने विदेश से मंगाया, फॉरेन कंट्री से मंगाया, कोई टेक्नोलॉजी मंगाया, उसको इंडियनाइज करना पड़ता था, मतलब उसको भारतीय मापदंडों के अनुरूप ढालना पड़ता था। इंडियनाइज करो यानी फेज्ड, मतलब विदेश से आप कोई भी चीज मंगा रहे हैं, फॉरेन टेक्नोलॉजी को मंगा रहे हैं, तो उसको पहले इंडियनाइज करिए यानी भारतीय मापदंडों के अनुरूप ढालिए, मेजर्स के अनुरूप, और फिर उसका इस्तेमाल करिए। इसमें एक्सपेंडिचर बढ़ जाता था। तो एबॉलिशमेंट ऑफ फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम यानी कि आप जो है कोई भी टेक्नोलॉजी सीधे किसी भी देश से मंगा करके इस्तेमाल करिए, इसको यहां भी थोड़ी लिबर्टी हो गई। और तीसरी चीज ये है कि रिमूवल ऑफ मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज। इससे बहुत से इंडस्ट्रीज डरते थे। होता ये था कि मान लीजिए किसी ने इंडस्ट्री लगाया, बैंक से लोन लिया, कॉमर्शियल वाणिज्यिक बैंक से, पब्लिक सेक्टर बैंक से, क्योंकि उस समय ज्यादातर पब्लिक सेक्टर बैंक ही हुआ करते थे। तो पब्लिक सेक्टर बैंक से अगर कर्ज लिया तो बैंकों को ये छूट होती थी, बैंक्स हैव द लिबर्टी, बैंकों को ये छूट होती थी कि अगर उन्हें ये लगता था कि ये जो इंडस्ट्री है ये हमारा कर्ज वापस नहीं कर पा रहे या इंडस्ट्री जो गड़बड़ी कर रही है, तो जानते क्या होता था,
बैंक को ये छूट होती थी, वो जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होते थे वो उस कर्ज को इक्विटी में कन्वर्ट कर सकते थे। दे कैन कन्वर्ट इट इन इक्विटी। अब इक्विटी में कन्वर्ट करने का मतलब क्या हुआ कि उस इंडस्ट्री को बैंक ने अपने अधिकार में ले लिया। अब वो इंडस्ट्री जो है वो उस बोरोवर से, यानी जिसने कर्ज लिया उससे, वो उस पब्लिक सेक्टर बैंक का हिस्सा बन गया। और जब वो पब्लिक सेक्टर बैंक के कब्जे में आ गया तो वो क्या हो गया, एक पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री हो गया। तो ये नेशनलाइज करने का एक तरीका भी था। मतलब किसी भी प्राइवेट इंडस्ट्री को अगर कर्ज दिया और उसमें थोड़ी गड़बड़ी हो गई तो बैंक बड़े स्ट्रिक्ट होते थे और वो उनसे वो इंडस्ट्री जो थी उसको जो है नेशनलाइज करके वो भारत सरकार को के हिस्से में चला जाता। तो उद्योगपति डरते थे कि यार कहीं ऐसा ना हो कि हमने उद्योग लगाया और ऐसा कुछ समय के बाद अगर हमें थोड़ा घाटा हुआ या कुछ हमसे प्रॉब्लम हुई तो पता चला ये नेशनलाइज हो जाएगा। तो सरकार ने भरोसा दिलाया कि ये जो मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज है इसको हम हटा रहे हैं, इसको हम रिमूव कर रहे हैं। तो रिमूवल ऑफ द मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज, तो उस क्लॉज को भी हटा दिया। तो इससे भी इंडस्ट्रीज को बड़ी राहत मिली और उनका भरोसा भी बढ़ा। तो आप यहां पर देख रहे होंगे कि भारत सरकार ने 1991 की इस नई आर्थिक नीति के तहत कितने सारे बदलाव किए, है ना। पहले तो उस पॉलिसी की जो कंडीशन थी उसको समझ गए आप, और उसके बाद आपने लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन की स्थिति को भी समझ गए, और उसको समझने के उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए ये भी आपको पता चल गया। डी लाइसेंसिंग किस तरीके से इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में मदद किया ये भी आप समझ गए, और पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म कैसे हुआ, पब्लिक सेक्टर को धीरे धीरे किस तरीके से कम करने की योजना बनाई गई वो भी आप समझ गए। इसके अलावा विदेशों के लिए भारत के का जो इकोनॉमी था, भारत का बाजार विदेशी क्षेत्र के लिए, विदेशी कंपनियों के लिए कैसे खोला गया इसके बारे में भी आपको पता चल गया। और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल जो लोकलाइजेशन प्रोग्राम था, या उसके अलावा जो फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम था, या मैंडेटरी कन्वर्टिबिलिटी क्लॉज थी, उसको रिव्यू करके भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ओपन अप यानी खुली अर्थव्यवस्था और दूसरे देशों के साथ काम करने वाली अर्थव्यवस्था के रूप में विकसित किया। अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम आपसे इस बात पर चर्चा करेंगे कि ये जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 की थी, इसके कारण क्या क्या चेंजेस हमारी इकोनॉमी में आए, रूल्स रेगुलेशन में क्या चेंजेस आए, इंडस्ट्रियल जो रूल्स थे या जो पब्लिक सेक्टर से रिलेटेड रूल्स थे उनमें धीरे धीरे क्या बदलाव आए। तो उनके कुछ बिंदुओं पर भी हम चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि इन बदलावों के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा, कितना पॉजिटिव पड़ा और कितना निगेटिव पड़ा। इन सब बातों पर हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।